Good morning, students. Welcome to Udbila PG College. Today we discussed about Newton's law of motion. This law are also known as law of classical physics. तो यहाँ पे कि इसको हम लॉ ऑफ मैकेनिक्स के भी नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूटन है वास्तव में कहा जाए जो क्लासिकल फिजिक्स के जन्मदाता हैं वो न्यूटन है, क्योंकि जितनी भी बॉडी हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सबके मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया जाता है। और जब बात करते हैं 1900 के पहले जितनी भी कॉन्सेप्ट था सब क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर ही था, अर्थात न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आधार पर ही था। ये बाद में 1900 के बाद आपका क्वांटम फिजिक्स आया। क्वांटम फिजिक्स को एक साइड रखिए अभी, तो क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, इसमें है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। न्यूटन्स गेव 3 लॉ ऑफ मोशन आर कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड इज द लॉ ऑफ फोर्स, थर्ड इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसको नोट कर ले कि न्यूटन gave 3 law of motion are called Newton's law of motion, are called Newton law of motion। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जिसे न्यूटन के गतिशील नियम के नाम से जानते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड आपका आता है, सेकंड है आपका लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स। इसको सेकंड को लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। हम सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ चेंजिंग मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद थर्ड आपका आ जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व का नियम, बल का नियम, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन का नियम। इसको हम संवेग परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। और तीसरा आपका है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो फर्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की, फर्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज दैट स्टेट। इसका मतलब ये है when a body at rest position or motion do not any change without applying any external force। इसका मतलब ये है कि जब कोई पिंड, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है और मोशन अथवा गति की अवस्था में है, उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई अगर नहीं किया जाता है तो वह क्या है, वह लॉ ऑफ इनर्शिया। फिजिक्स में जैसा नाम होता है वैसा काम भी होता है। इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व, इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व। तो यहां से बात करते हैं कि जैसे जड़ मतलब आपके भाषा में मूर्ख होता है, जो दिमाग से थोड़ा कमजोर है। अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा, अगर बैठा है तो बैठा ही रहेगा, जब तक कि आप उससे कहेंगे नहीं भाई थोड़ा साइड हो जाइए, तब तक वो हटने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया आप देखें कि इसका डिफिनेशन आप नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इनर्शिया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार एवरी बॉडी
कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब प्रत्येक पिंड स्थिर अवस्था में रहे या गतिमान अवस्था में रहे इन ए स्ट्रेट लाइन अर्थात कोई बॉडी स्थिर अवस्था में रहे अथवा गतिमान अवस्था में रहे, इसका अनलेस नेट एक्सटर्नल फोर्स इसका मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई वाइबल न लगाया जाए। एक्ट ऑन इट टू चेंज। इसका मतलब यह है कि चेंज दैट स्टेट। आप देख सकते हैं कि एवरी बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, या कह सकते हैं कोई भी पिंड स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी तब तक जब तक कि उसको कोई वाइबल न लगाया जाए। सिंपली आप कह सकते हैं व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट पोजीशन और मोशन डू नॉट एनी चेंज विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। अर्थात कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई वाइबल। इसे हम जगत का नियम कहते हैं, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं और इस नियम को एक नाम से और जानते हैं, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इट इज कॉल्ड गैलीलियो लॉ। इसको जो इनका गणित का पहला नियम है इसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसको हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। प्रत्येक पिंड अगर बात किया जाए तो प्रत्येक पिंड जो होते हैं, प्रत्येक बॉडी जो होती है सबके पास इनर्शिया का गुण होता है। एवरी बॉडी हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, एवरी बॉडी हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया बट डिफरेंट बॉडीज आर हैज डिफरेंट इनर्शिया। अर्थात प्रत्येक पिंड में इनर्शिया का कुछ गुण पाया जाता है और अलग अलग पिंडों का जो इनर्शिया होता है वह अलग अलग होता है। इस डिफिनेशन को नोट कर लें तो कुछ हम इससे रिलेटेड आपके दैनिक जीवन में जो भी एग्जाम्पल है उसको हम बताते हैं। चलिए हम यही बता देते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये आपका कोई मेज है, ये आपका कोई मेज है, ये मान चलिए ग्लास लगा है, इस पर कोई भी क्या रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है, इस पे कोई भी बुक रखा हुआ है। ये बुक तब तक यहाँ पे रहेगा, ये बुक जैसे कोई मेज है यह आपका बुक है, इसको मान लेते हैं ये आपका बुक है, ये आपका टेबल है, ये आपका बुक है, आपका टेबल है। तो बुक जो है टेबल पे तब तक रखा रहेगा जब तक आप इसको स्वयं से उठाएंगे नहीं। इसका मतलब ये है इसमें भी इनर्शिया का वो है। कब इनर्शिया का चेंज हुआ, उसका पोजीशन कब चेंज हुआ, जब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तब उसकी पोजीशन चेंज हुआ। इसका मतलब ये है कि इस डिफिनेशन से ही क्लियर होता है कि बॉडी स्टेट में है, रेस्ट में है अथवा मोशन में है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा जब तक कि उस पर आप कोई वाइबल न लगाए। और अर्थात इसका मतलब ये है कोई मूविंग बॉडी है इस प्रॉपर्टी से, जैसे कोई मूविंग बॉडी है वह ये मूविंग बॉडी मान लीजिए कोई मूविंग बॉडी है, यहाँ देख ले कोई मूविंग बॉडी है, तब तक रोल करता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस पे
पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक यह क्या होगा, रुकेगा नहीं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका मेरा ए बुक लाइन ऑन द टेबल रिमेनिंग एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। सेकंड है ए मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कोई मूविंग बॉडी तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। अर्थात उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आप कोई बॉल है, कोई गुटका है, उसको क्या करते हैं, लुढ़काते हैं, तो कहेंगे सर कि चल इसको हमने लुढ़का दिया लेकिन कुछ समय बाद यह क्या है, रुक गया। तो इसमें कहा इनर्शिया का या न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो कैसे किया। हाँ, तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स है क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, ये क्या है, आपका बॉल है। अब हम इसको सरफेस पे क्या करते हैं, लुढ़का देते हैं। तो जब यह सरफेस पे लुढ़कता हुआ जाता है तो कुछ बार यहाँ आ जाए, कुछ बार यहाँ आ जाए, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ जाकर के स्टॉप हो जाएगा, यहाँ जाकर के स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह कॉन्टैक्ट सरफेस है। जब यह कॉन्टैक्ट सरफेस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शन के कारण यह क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। अर्थात यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है वह आपका फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अर्थात ये रोलिंग बॉल ऑन ए रफ सरफेस और ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन ऑन द स्मूथ सरफेस बिकॉज़ रफ सरफेस ऑफर मोर फ्रिक्शन देन द स्मूथ सरफेस। कोई चिकनी सतह हो और कोई खुरदुरी सतह हो। चिकनी सतह पे आप बाल को लुढ़का दीजिए और खुरदुरी सतह पे आप बाल को लुढ़का दीजिए। तो जो चिकनी सतह है उस पे बाल क्या है, बहुत दूरी तक जाएगा, लेकिन जो खुरदुरी सतह है, रफ सरफेस है, उस पे बॉल जो है कुछ दूर जाकर के रुक जाएगी। तो इस डिफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, एवरी बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज दैट स्टेट। ठीक है, इसका एग्जांपल भी हमने आपको बता दिया, इसको नोट कर ले, फिर हम आपको बताते हैं लॉ ऑफ एंड। अब सेकंड हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ। एक सेकंड हेडिंग है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं, या तो दूसरा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। पहले इसके बारे में जान लीजिए कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वह, इसको हम लॉ ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम बात करते हैं मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर कॉल्ड मोमेंटम। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, इसे हम पीछे नोट करते हैं। पहले हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है यह बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यह बताता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है अथवा मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो जो हम उस पर नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, जो उस पर हम नेट फोर्स अप्लाई करते हैं उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, व्हाट हैपन। न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स अस व्हाट हैपन अप्लाइड नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी एट रेस्ट पोजीशन और यूनिफॉर्मली मोशन। क्या होता है जब हम नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, तो देख लीजिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is equal to applied force, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम किसी बॉडी कोई रेस्ट में है तो मोशन में, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स।
जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अर्थात बल लगाते हैं, तो वह बल जो होता है उस पिंड में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। क्या होगा, dp अपॉन dt। F इक्वल टू dp अपॉन dt। P इक्वल टू क्या होता है, mv। अभी हमने आपको बताया P इक्वल टू क्या होता है, mv। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर कॉल्ड मोमेंटम। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मान रख दीजिए क्या हो जाएगा, d अपॉन dt। p का स्थान क्या हो जाएगा, mv। यह कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, m इनटू dv अपॉन dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां से मिल गया m इनटू a। तो आप पढ़े भी होंगे m बराबर m इनटू a, विच इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बल का नियम भी कहते हैं। इसे हम बल का भी नियम कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ इज क्लोजली रिलेटेड टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट मैथमेटिकली स्टेट्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोशन। अगर कहा जाए जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्लोजली रिलेटेड है। क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। कैसे, यह बराबर यमय है, यह बराबर क्या है, यमय है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो बतिया तो वही है कि फर्स्ट लॉ में क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता तो फर्स्ट लॉ है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो सेकंड लॉ। ठीक, इसका मतलब ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो एक नोट भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लीजिए न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर क्लोजली related to each other। ठीक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थात न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम जो है एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है। यहां से अगर देखा जाए तो अगर यह जो है फोर्स आपका कांस्टेंट है, या तो आपका अगर क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है। इफ F इक्वल टू 1, F इक्वल टू 1, तो यहां से M इक्वल टू 1 अपॉन ए और A इक्वल टू 1 अपॉन M। ठीक, यदि फोर्स आपका क्या है, यूनिटी है, तो यहां पे मास एक्सेलरेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि मास कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन अधिक होगा, एक्सेलरेशन अधिक होगा तो मास कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप फुटबॉल, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल को आप फेंकते हैं, वॉलीबॉल को आप फेंकते हैं तो जितना आप फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कोई बालक है, कोई बच्चा है, वॉलीबॉल फेंक रहा है, उसके बाद सेम फोर्स आप किसी कार पे लगाइए धकेलने के लिए, किसी कार को धकेलने के लिए लगाइए, तो आप देखेंगे कार का जो है मास अधिक है। जब मास अधिक है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। और वॉलीबॉल को क्या है, मास कम है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ में आया? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो बेस्ट एग्जांपल है, राइडिंग योर बाइसिकल इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस लॉ ऑफ मोशन एट वर्क। जब हम साइकिल चलाते हैं, इट इज द बेस्ट एग्जांपल, राइडिंग साइकिल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द दिस टाइप ऑफ मोशन या दिस। जब हम
बाइसिकल चलाते हैं तो वह एग्जाम्पल जो है इसके लिए क्या है, बहुत ही बेस्ट है। अब हम आते हैं, इसको आप नोट कर लें, थर्ड हम आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। आइए अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, तो जिसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर आप देखें तो आपके दैनिक जीवन में हमेशा 24 आवर लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है वह आपको देखने को मिलती है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन क्रिएट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन नोट करें, इसका नियम क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every action creates equal and opposite reaction। इसका मतलब कि प्रत्येक क्रिया जो होती है कि विपरीत प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे कि आप किसी गेंद को दीवार पे फेंकते हैं, फिर आपके हाथ में आ जाता है। और जैसे आप नाव से उतरते हैं तो नाव क्या होता है, पीछे की ओर चला जाता है। आप क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉल फेंकता है तो आप बैट से मारते हैं। तो यहाँ पे यह सब क्या है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रक्रिया होती है। Every action creates equal and opposite reaction. If the action and reaction force were to act on the same body, they would add up to zero and no motion would be even be possible. या तो कंसीडर कर लेते हैं दो बॉडी, ए और बी। ए जो होता है बी पर फोर्स लगाता है, बी जो है ए पर फोर्स लगाता है। यहाँ कोई दो बॉडी है, हम मान लेते हैं कंसीडर टू बॉडी ए एंड बी। द बॉडी ए exert force on body B denoted by FBA। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी ए है यदि वो बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो FBA, और बी जो है यदि ए पर अप्लाई कर रहा है तो FAB। ठीक, यहाँ पे ए जो है यदि बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो FBA, अर्थात ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल, और FAB मतलब ए द्वारा बी पर लगाया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई दो बॉडी है ए और बी। द बॉडी ए एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी बी डिनोटेड बाय FBA, while B exert a force on body A denoted by FAB। Then mathematical formulation, तो यहां से हो जाएगा FAB बराबर माइनस FBA। तो यह बताता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी भी बॉल को दीवार पे फेंकते हैं, जब दीवार पे फेंकते हैं दोबारा वह आपके हाथ में आता है। उसके बाद जब आप नाव से उतरने लगते हैं, उस कंडीशन में नाव क्या होता है, पीछे की ओर चला जाता है। यह भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे आधारित है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू जंप योर लेग्स
जब आप कूदते हैं तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ भी यह लॉ अप्लाई किया जाता है। तो इस नियम के अनुसार कि प्रत्येक क्रिया की जो होती है विपरीत प्रक्रिया होती है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन अर्थात एवरी एक्शन क्रिएट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ से कंप्लीट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अर्थात न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं जिसको हम लॉ ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं, लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इसी तीनों नियम पे आधारित है, इसी तीनों नियम पे लॉ ऑफ मैकेनिक्स, लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आधारित है। अर्थात क्लासिकल मैकेनिक्स के जनक जो है आपके न्यूटन से। पहला नियम जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, इसको गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, इसलिए पहले नियम को हम गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आर आल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया कि कोई मेज़ है, मेज़ पर बुक रखी है तब तक नहीं हटेगी जब तक आप जाकर उठाओगे नहीं। कोई बॉडी भी चल रही है तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप उसको रोकोगे नहीं। और एक बात और आती है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर क्लोजली टू अटैच टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के एक तरीके से कह दीजिए पूरक। जैसे फर्स्ट लॉ में ही देख लिया जाए, अगर वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, कोई बॉडी मूव कर रही है वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई न किया जाए तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ हो गया, एक्सेलरेशन अगर 0 नहीं हुआ ऑलरेडी क्या है, सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ आपको यही बताता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है तो जो फोर्स अप्लाई किया गया, जो फोर्स अप्लाई किया गया उसका निष्कर्ष क्या है। जो फोर्स अप्लाई किया गया कि जैसे हम कहीं फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, अर्थात द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो जो हम बल लगाते हैं वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वहाँ सीधा आपको यहाँ बराबर है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अर्थात लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन क्रिएट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम मान लेते हैं कोई दो बॉडी है, ए और बी है, ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल एफ ऑफ बी ए, बी द्वारा ए पर लगाया गया बल एफ ऑफ ए बी। इसका मतलब ये है एफ ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए। दोनों पे फोर्स सेम लगेगा बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो होगा वह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पूरी तरह समाप्त हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। अब अगले टॉपिक के लिए आप वेट करिए। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में किसी पूछ सकते हैं, उसका रिजल्ट आपको बताया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और आप इसको लास्ट तक देखिएगा और लाइक एंड शेयर करें। और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद। और आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करिए। इसको अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं इसको आप नोट कर लें। तीनों लॉ जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपका क्लास जो है बीएससी फर्स्ट ईयर है, तो हमें आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, उसको रिवीजन करिए। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ बताया जा रहा है और आगे भी बताया जाएगा। कोशिश ये रहे कि छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे बताएंगे, लेकिन फिर भी आप घर पे मन लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो आप अपने टीचर से हमसे संपर्क करें, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपको छूटने न पाए।